नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में आज इस देश के दो बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में थे और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये देश के शीर्ष नेता हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे और वहाँ पर वो एक बैठक, एक मीटिंग थी मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में। और दूसरे नेता राहुल गांधी 2 दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में। अब ये महज सियासी संयोग माने या फिर कोई ये प्रयोग है, कोई राजनीति है, लेकिन दोनों ही मंथन का मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच बृहस्पतिवार को द्विपक्षीय मुद्दों पर काशी में चर्चा हुई, जिसके लिए प्रधानमंत्री काशी पहुंचे। तो राहुल गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में कल भी थे और आज भी हैं। उन्होंने दिशा की बैठक की, पूरी कार्य योजनाओं की समीक्षा की और कल से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर रायबरेली से आने वाले स्वतंत्र प्रभार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दिए जाने के मसले को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब बलपूर्वक उन्हें किनारे कर दिया और राहुल गांधी के रास्ते को निर्बाध कर दिया, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा बन गया। दिनेश प्रताप और उनके साथ के भाजपाइयों ने कहा कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है राहुल गांधी को वीवीआईपी से भी बढ़कर ट्रीटमेंट दे रहा है। और दिनेश प्रताप ने एक चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिख दी और इस चिट्ठी के बाद फिर अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हो गई। सोशल मीडिया में ये खबर इस तरह पेश की गई कि राहुल गांधी को एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह ट्रीट किया गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं। अब रायबरेली में चूंकि दिनेश प्रताप सिंह पहले उनकी शुरुआती राजनीति कांग्रेस से थी और गांधी परिवार की कृपा पर ही वो राजनीति में और निजी जीवन में सुख सुविधा और संपन्न हैं, ऐसा रायबरेली के लोग कहते हैं और जानते भी हैं। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये मानता है या उसे समझाया गया है कि दिनेश प्रताप बड़े मजबूत नेता हैं और वो राहुल गांधी का मुकाबला कर सकते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव भी वो राहुल गांधी की मुखालफत में लड़े थे, हार गए। तो कुल मिलाकर ये पूरी चक्कर गिन्नी घूमती रही और दिशा की बैठक में समाजवादी पार्टी से कभी विधायक रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दल बदल कर पहुंच गए। पूर्व मंत्री मनोज पांडे जब बैठक में पहुंचे विधायक की हैसियत से, तो उन्हें बेइज्जत किया गया और वो बैठक में वो घुस नहीं पाए। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मनोज पांडे का जो खेमा है, उस खेमे की वजह से पांडे को बेइज्जती सहनी पड़ी। यही नहीं, लालगंज की ब्लॉक प्रमुख और खजूरगांव के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाली शिवानी सिंह जब गई तो उनको भी कई बार उनकी गाड़ी से उतारा गया, उनकी गाड़ी को नीचे ऊपर किया गया। अंत में शिवानी सिंह को वापस कर दिया गया, उन्हें घुसने नहीं दिया गया। और शिवानी सिंह ने कहा कि भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की मां के मुद्दे को तो खूब अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है, अच्छी बात है, किसी की मां को गाली नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन एक महिला है वो कह रही कि मेरा अपमान, इसका हिसाब कौन देगा? ये तो झूठी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। तो राहुल गांधी का रायबरेली आना एक राजनीतिक, वो आए थे अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक में, वो जो एक तरीके से जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक होती है, उस बैठक में हिस्सा लेना था, कुछ लोगों से मिलना था, अपने संसदीय क्षेत्र में घूमना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण रायबरेली और राहुल गांधी का जो दौरा है वो एक तरीके से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री
के आने की सूचना जब पहले से थी कि भाई वो आएंगे, तो राहुल गांधी ने खुद रायबरेली में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से चुनाव मोदी के खिलाफ लड़े और दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ऐलान किया था कि वो जाकर नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। तो नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे ये ऐलान किया था और उन्हें वाराणसी जाना था, तो अजय राय को रात में ही पुलिस ने चाप दिया, देर रात लखनऊ के घर में, और उन्हें निकलने ही नहीं दिया। यही नहीं, एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूं। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं ओम प्रकाश सिंह, उन्हीं के नाम के एक दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्वांचल में हैं, चंदौली में रहने वाले हैं। तो पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही नजरबंद कर दिया एक नाम होने के कारण। तो इस तरीके से राजनीति हो रही है, लेकिन केंद्र बिंदु में मुद्दा एसआईआर, वोट चोरी, ये दोनों तरफ से है। और एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई, चोरी की सरकारें बनी, चोरी की सरकारें बन रही हैं। और राहुल गांधी ने रायबरेली में भी कहा, उन्होंने राग छेड़ दिया एक बार रागा ने कि हाइड्रोजन बम अब गिरने वाला है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको काले झंडे दिखाए, विरोध किया, धरना दिया, मंत्री धरने में बैठ गए, तो उन्होंने कहा सुनो भाजपाइयों, हाइड्रोजन बम आने वाला है, सब कुछ साफ हो जाएगा। साफ नहीं हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जो हम लोग कहते हैं ना कि बम गिरेगा तो सब साफ हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बम आएगा और सब साफ हो जाएगा। हमारे साथी भी स्क्रीन को साफ कर रहे थे उसी हाइड्रोजन बम से। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आएगा, सब कुछ सारा साफ हो जाएगा। ये बयान सुनिए राहुल गांधी का, बड़ा दिलचस्प है। इशू तो बिहार में है कि थोड़ा माइक नीचे कीजिए। इशू मेन इशू है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और एक डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। चलते चलते वो कह गया कि हाइड्रोजन बम आएगा तो सारा साफ हो जाएगा। बीजेपी के लोगों से कहा एजिटेट मत हो, आंदोलित मत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई मोदी की मां को गाली दी तो राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम थे ही नहीं वहां, तो हम क्यों माफी मांगेंगे। कार्रवाई करिए, कार्रवाई हुई है, जिसने किया बहुत खराब काम किया, निंदा कर दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बिहार से लेकर पूरे देश में उठाने की कोशिश की, लेकिन 2014 और 2019 जैसा ताप भारतीय जनता पार्टी का इस आंदोलन में दिखा नहीं। जिले जिले, चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं, तो दिनेश प्रताप ने भी सोचा कि कुछ 2-4 नंबर हम भी बना लें। हालांकि उनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, दिल्ली वाले रजिस्टर में, जो दिल्ली का रजिस्टर है उसमें बहुत अच्छे नंबर हैं उनके। तो उन्होंने सोचा हम भी कुछ नंबर और अपने बढ़ा लें, तो धरना भी दे दिया, अपनी ही सरकार में धरने में बैठ गए अपनी पुलिस के खिलाफ। ये सब चल रहा है।
अब 2-3 बयान आपको सुना रहे हैं। इसमें दिनेश प्रताप का भी बयान है, भारतीय जनता पार्टी के, और जो दूसरे विधायक हैं मनोज पांडे, उनका बयान है, और अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। बनारस मोदी जी आए हैं, मोदी जी वोट चोरी कर कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अब ये चर्चा बनारस में हो गई है कि वोट चोर काशी छोड़। भाजपा के मंत्रियों का कहना है कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर तो इतना विकास कर दिया उन्होंने। केवल चोरी किया, हर जगह विकास किया। आप पूछ लो जरा, बंदरगाह भेज दो जरा मंत्रियों को, बनारस के बंदरगाह पे चले जाएं। अभी रोप वे चला रहे हैं, रोप वे नो वे, रोप वे अभी गुजरात में गिरी है। अरे अब बनारस के अंदर ऐसा काम मत करो भाई। मंत्रियों से जरा पूछो कितने दिन घूमेगा उनका परिवार। रोप वे पे घूमे मंत्री के परिवार, पूरे बनारस को बर्बाद कर दिया, विनाश कर दिया, बनारस को ध्वस्त कर दिया, और पूरा काशी आज परेशान है और एक ही नारा दे रहा है, काशी वोट चोर काशी छोड़। 55 साल की आयु में कितने बार दग गए हैं मुझे याद नहीं है, एको बार तो आज तक उनका कोई बम फूटा नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कोई बम आगे फूटेगा, और 55 साल की आयु में उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिसके नाम पर वोट मांग सकें। वोट मांगेंगे तो दादी के नाम पर, वोट मांगेंगे तो अम्मा के नाम पर, इसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का कोई अब आगे सर्वाइवल है। मैं समझता हूं कि देश में प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसके सामने कोई भी विपक्ष टिक नहीं पा रहा है, और बेहतर सेवा करके देशवासियों का दिल जीत करके एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये बैठक का हमें मजबूरी में बहिष्कार करना पड़ा। मैंने आज दिशा की बैठक में एक लिखित रूप से माननीय जो दिशा के अध्यक्ष हैं, रायबरेली के सांसद हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी से एक निंदा प्रस्ताव मैंने इस बोर्ड में, इस बैठक में मैंने लिखित रूप से दिया, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया और आदरणीय राहुल गांधी जी को भी दिया, कि बिहार की एक घटना में जिस तरीके से भारत के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के मुख्य सेवक की ही नहीं माँ को, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की माँ को गाली दी गई, अपमान किया गया। माँ एक शब्द जो हमारी अस्मिता से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है, हमारे संस्कारों से जुड़ा है। एक कैसे हो सकता है कि किसी पार्टी के, एक राष्ट्रीय पार्टी के मंच से माँ को गाली दी जाए, माँ को अपमानित किया जाए। मैंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत में माँ का बहुत बड़ा स्थान है, हम भारत माता को माँ मानते हैं। हम झलकारी बाई हमारी माँ रही है, रानी लक्ष्मी बाई हमारी माँ रही, उदा देवी हमारी माँ रही है, हमारी कल्पना भी, एक जो देश का नाम रोशन किया वो भी एक माँ थी, एक बहन थी। और मैंने कहा कि इस पर ये निंदा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए सर्वसम्मत से। पूरा हाउस इसके लिए सहमत था, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया। मनोज पांडे कह रहे हैं कि उन्होंने बहिष्कार किया। खबर यह है कि मनोज पांडे को वहाँ जाने नहीं दिया गया, प्रस्ताव उन्होंने दिया होगा, मैं ये नहीं कहता। वो कह रहे हैं राहुल गांधी ये निंदा प्रस्ताव के विरोध में थे। तो नंबर मनोज पांडे को ही बढ़ाने हैं, दिनेश प्रताप को ही बढ़ाने हैं। रायबरेली के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। कुछ भी कहें लेकिन वहाँ तो हैं, क्या कर सकते हैं। चाहे दादी के नाम पर वोट मांगे, चाहे माता के नाम पर मांगे, चाहे नेहरू जी के नाम पर मांगे, चाहे महात्मा गांधी के नाम पर मांगे, लेकिन नेता तो हैं वो, और ये साबित हो चुका है इस देश में। हमारे साथ इस पैनल में मेहमान आ चुके हैं। राहुल निर्मल बागी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, युवा नेता हैं, रायबरेली से जुड़े हैं। ज़्यादातर गेस्ट हमने आज रायबरेली से आमंत्रित किए हैं। विजय शंकर अग्निहोत्री जी हैं, उपाध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली के, आपका भी बहुत स्वागत है। नवेद सिको उत्तर प्रदेश के जाने माने और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक। गौरव अवस्थी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक इस देश के, और रायबरेली और उत्तर प्रदेश की राजनीति को, गांधी परिवार को, उनकी पॉलिटिक्स को लगभग 4 दशक से वो फॉलो कर रहे हैं एक पत्रकार के रूप में, और लंबे समय तक गौरव अवस्थी लखनऊ और रायबरेली की राजनीति को समझते रहे हैं। चर्चा की शुरुआत गौरव अवस्थी से हम करना चाहेंगे। गौरव जी, आपके पास आ रहे हैं। ये पूरा प्रकरण
एक तरफ मोदी जी वहाँ बनारस में, ठीक एक अंतर्राष्ट्रीय मसला था, द्विपक्षीय वार्ता थी, प्रधानमंत्री जी आए, उसके बाद बैठक की, लेकिन हमारे साथ काम करने वाले कुछ लोग न्यूज़ रूम में ही हैं, ये हमसे पूछ रहे थे कि ये जो गेस्ट आए थे राम गुलाम साहब, ये दिल्ली में भी आ सकते थे, मोदी जी दिल्ली में भी बैठक कर सकते थे। तो मैंने कहा कि भाई वो उनका संसदीय क्षेत्र है, वो कभी भी आ सकते हैं, हमें आपको क्या, हम थोड़ी रोक पाएंगे उनको। तो कह रहे थे नहीं सर, मसला तो कुछ है, राहुल गांधी इधर, बीजेपी वाले हल्ला मचाए हैं, सड़क में बैठ रहे हैं, रायबरेली में कोई मंत्री जी सड़क में बैठे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, पुलिस मार मार के भगा रही बैठकों से। और उधर अजय राय कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे वोट चोरी का, तो वो भी नज़रबंद हो जा रहे हैं। चंदौली में एक भारतीय जनता पार्टी नेता ओम प्रकाश सिंह को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। उत्तर प्रदेश और रायबरेली की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे देखा जाए गौरव जी? अब देखिए, वाराणसी आदरणीय मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है और रायबरेली आदरणीय राहुल जी का चुनाव क्षेत्र है। अपने अपने क्षेत्र में जब कभी भी आने की दोनों माननीय नेताओं को आज़ादी है, उसको इस टाइमिंग से जोड़ के हमें लगता है कि देखना बहुत उपयुक्त नहीं है। अब हर नेता का अपनी अपनी व्यस्तता और अपने व्यस्त समय से चुनाव क्षेत्र में पहुंचना। अब ये जो सवाल है कि अजय राय जी नज़रबंद हैं और यहाँ विरोध हो रहा है जिस तरह का, तो विरोध भी एक लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार का हमने कल देखा कि यहाँ राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी खुद धरने बैठ गए कि पुलिस ज्यादती कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। ये तो गौरव जी उल्टी गंगा है कि हमारी ही सरकार, हम ही धरने में बैठे, गजब है मामला। तो जो जाहिर कारण बन रहे हैं वो असली मसले वो है ही नहीं। वो तो राजनीतिक संदेश की लड़ाई हमेशा राजनीतिक दलों में चलती रही है और ये सब नंबर गेम भी इसमें देखा जाना चाहिए कि जैसे कल सड़क पर उतर कर राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध किया, धरने पर बैठे, आज मनोज पांडे ने बहिष्कार कर दिया। तो ये अभी हमको लगता है कि बीजेपी के अंदर अपने अपने नंबर बढ़ाने का गेम जो है राहुल गांधी के विरोध और बहिष्कार की तरफ ले जा रहा है फिलहाल अभी। और जो नजरबंदी का है, जो विरोध का है, तो वोट चोरी का मुद्दा वो भी नंबर गेम है, वो भी नंबर गेम है और राहुल गांधी की नजरों में नंबर बढ़ाने के लिए अजय राय कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि सवाल इसका है कि राहुल गांधी एक नए परसेप्शन दे रहे हैं भारतीय राजनीति को और नए नए मुद्दे उठाकर, वो चाहे रोहित वेमुला का एक कानून कर्नाटक में, वो तेलंगाना में आने का, कर्नाटक में आने का, तो चाहे वहां से संदेश निकालने की बात हो, चाहे वोट चोरी के मुद्दे की बात हो या स्तर का विरोध हो, इस तरह से एक माहौल बनाने की जो कवायद है वो राहुल गांधी भी कर रहे हैं और उसकी काट में बीजेपी भी अपनी पूरी दमखम से लगी हुई है। तो ये राजनीतिक लड़ाई है और जो राजनीतिक लड़ाई को निजी रूप में देखते हैं वही घाटे में जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने भी हाइड्रोजन बम की बात फिर कर दी। उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना गांव दुआर में बैठ के कि गुरु अगर ये बम गिर गया तो फिर साफे हो जाए सब, तो वही ये बात वो कह दिया राहुल गांधी ने। ये वो संकेत में कह रहे हैं कि इस बार सबूत और ज्यादा विस्फोटक होंगे, यानी कि उनकी तैयारी तगड़ी है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आज भी प्रेस के बुलाने पर, आमतौर पर वो प्रेस के आवाज देने पर जाते नहीं है, और आज वो हंसते हुए पहुंचे और उन्होंने कहा कि विस्फोटक अब और जो सबूत आने वाले, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो सबूत और विस्फोटक होंगे। इसलिए उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी कहा कि आप एजिटेट मत होइए, हंसते हुए कहा उन्होंने अपने अंदाज में कि आप एजिटेट ज्यादा मत होइए, अभी आपकी हालत और, जैसे संदेश देने की बात है कि अभी हालत और खराब होने वाली है। ठीक बात तो है। अब हमको तो हाइड्रोजन बम का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात गौरव अवस्थी ने कही। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता बुद्धिलाल पासी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत बुद्धिलाल जी, आपका बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम में वक्त देने के लिए। नवेश सिको की तरफ इस चर्चा को ले जाएंगे। नवेश सिको,
अब इसकी जो विषय प्रवेश तो कर दिया गौरव अवस्थी जी ने, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा ये है कि अपनी ही सरकार में मंत्री को बैठ के धरना देना पड़ रहा है कि साहब वो देखो विपक्ष वाले नेता को वीवीआईपी से भी बड़ा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये तो वही वाला है कि देखो मार रहे हैं, वो वाली स्थिति है। और अगर बीजेपी का हाल देखें तो गाजीपुर में मारे लाठी की कल परसों रात में बत्ती बंद करके थाने में पुलिस ने पीटा है देवतुल्य कार्यकर्ताओं को। मैं बार बार नमन करता हूं देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, उनको तोड़ के रख दिया। एक आदमी की मौत भी हो गई है। इसी तरह देवतुल्य कार्यकर्ता कानपुर में तोड़े गए हैं कस के। इसी तरह अभी बाराबंकी में देवतुल्य कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया था। तो ये बेचारे देवतुल्य कार्यकर्ता ये इन नेताओं के चक्कर में कभी धरना देते हैं, कभी कुछ करते हैं, नंबर इनके बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने अपनी पूरी सारी बातें कह दी। बिहार से शुरू हुआ, बिहार की बात पर वो कहे महाराष्ट्र या हरियाणा या 3-4 जगहों की उन्होंने बात की नवेद भाई कि यहाँ वोट चोरी की सरकारें बनी हैं। और वो एक तरीके से संकेत राहुल गांधी दे रहे हैं कि देश की सरकार भी जो बनी है वोट चोरी से बनी है। ये बात कांग्रेस के नेता बाकी भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं। अब वोट चोरी इस पूरे पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में है। रायबरेली और बनारस की पॉलिटिक्स भी देख लीजिए, दोनों उत्तर प्रदेश में है। नेता सदन नरेंद्र मोदी बनारस, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली। केंद्र में वोट चोरी का मुद्दा, अजय राय वहां जाना चाहते थे, नजरबंद। इनकी सरकार है तो इनको कम से कम प्रदर्शन की छूट मिल गई, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी सुन नहीं रहे हैं। इस हालत को कैसे कहेंगे आप एक पत्रकार के रूप में? आप कवि तो है नहीं, मुझे लगता शायर हो तो मुझे पता नहीं। जी, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र में, और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अपने क्षेत्र में है और उसको लेकर भी विवाद है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, और देश के सबसे बड़े नेता दो यहाँ डेरा डाली में, और आने वाले 1.5 साल के बाद क्या होने वाला है उसका क्या होगा उसका माहौल पैदा कर रहे हैं। देखिए दिनेश जी की आपने बात की, आपने जिस बात का जिक्र किया है उसमें एक बात को मानना पड़ेगा। दिनेश जी धरने पे बैठ गए और उन्होंने एक शिकायत भी की कि डीएम साहब और पुलिस जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिख दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भी लिख दिया उन्होंने। जी देखिए, एक चीज को तो पहले ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को कमजोर करने के लिए कुछ चीजें सामने बार बार आती रही हैं, और पहले भी आई थी और इस समय फिर आ गई हैं कि संगठन और सरकार में कोई डिस्टेंस है। यानी सरकार और सरकार के मुखिया अपने हाथों में पूरी कमांड रखे, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी नौकरशाह है, पुलिस व्यवस्था है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो सिर्फ एक तरफ से इशारे से वो काम करते हैं, और उनको कतई भी ऐसा निर्देश नहीं है कि वो संगठन का ख्याल रखें, मंत्रियों का ख्याल रखें, मंत्रियों का जो जनाधार है, जो वो जनता से जुड़े हैं, उस बात की थोड़ी एहतियात बरतें। कौन अपना है कौन पराया है, इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। डीएम, अधिकारी, पुलिस, ये बात बार बार कही जा रही है कि योगी जी ने पूरी छूट अधिकारियों को दे दी है, और वो अधिकारी ये भी नहीं सोचते हैं कि कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का। हालांकि अधिकारियों की निष्पक्षता और उनके कर्तव्य के लिए तो ये उनको और भी नंबर बढ़ाने वाली चीज है, लेकिन इस बात को इस तौर पे पेश किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है जी। एक उस तरह की राजनीति बार बार नेता, अभी आपने देखा होगा कि 10 दिन के अंदर करीब 6-7 बड़े नेताओं ने इस सरकार के इस तरह की तोहमतें रखी हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी हमारे जनाधार का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अधिकारी हमारी सुनते नहीं। यही दिनेश जी ने भी बात रखी है। अब दूसरी बात जो सबसे अहम है कि कोई भी अपने क्षेत्र का नेता, चाहे उसमें दिनेश जी हो, चाहे उसमें अजय राय जी हो, इनको एक चीज पर बड़ा गौर करना पड़ता है कि हमारे सामने जो नेता है, खासतौर से अगर बड़ा नेता है,
तो हमें उससे भिड़ना होगा। जितना हम उससे टकराएंगे, जितना हम उसके सामने आएंगे, जितना हम उसकी आलोचना करेंगे, उतना हमारा कद बढ़ेगा। मैं 2-3 मिसालें दे रहा हूं। अजय राय जी एक बहुत बड़े नेता हैं, जमीनी नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका कद इतना और बढ़ गया जब वो मोदी जैसे इतने बड़े नेता के सामने चुनावी मैदान में उतरे, उनका कद बढ़ गया। केजरीवाल का कद बढ़ा हुआ था, दिल्ली उन्होंने फतेह कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब वो मोदी के मुकाबले आए तो उनका कद और भी बढ़ गया। इस तरीके से स्मृति ईरानी को बड़ी अहमियत दी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो एक सबसे बड़े विपक्ष के नेता के सामने आई, उनकी आलोचना की, उनकी निंदा की, उनसे टकराती रही अपने उस क्षेत्र में, और आखिरकार उन्होंने राहुल को हरा के अपना कद बहुत बड़ा कर लिया। उसके बाद वो बात अलग है कि फिर बाद में, तो अजय राय गलत नहीं कर रहे हैं। अजय राय मोदी के सामने आना चाह रहे हैं, उनका विरोध करना चाह रहे हैं। पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है। देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार तो है कि हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस बात का भी एहतियात पुलिस को रखनी पड़ती है और रखना भी चाहिए कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस विरोध के चक्कर में टकरा जाए, टकराव हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। इसलिए थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है, और यही सख्ती रायबरेली में भी की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंह साहब के वर्कर और कांग्रेस के वर्कर में टकराव हो जाए। और लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना पुलिस का काम होता है। उस वक्त ये भी भूल जाती है पुलिस कि सत्ता कौन है और विपक्ष कौन है। उसे अपना कर्तव्य निभाने और अपनी नौकरी बनाने की ज्यादा पड़ी होती है, भले ही सत्ता का दबाव। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि दिनेश जी अगर हाथ पर हाथ लगे बैठे रहते और राहुल गांधी अपना दौरा करके चले जाते, तो वो कभी भी अपने क्षेत्र में अपना कद नहीं बढ़ा। बड़े चैनल में और आप जैसे इतने बड़े पत्रकार आज उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो इतने बड़े राष्ट्रीय नेता नहीं है, या प्रदेश के भी बहुत बड़े नेता नहीं है। आप अगर इस चर्चा कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के सामने एक प्रश्न चिन्ह रखा, उन्होंने पुलिस के सामने भी प्रश्न चिन्ह रखा, और एक बड़े कद के नेता जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है उसके सामने आके धरना दिया, उनका विरोध किया, उस बात को दोहराया जो भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के मंच पे गाली दी गई, हम इसका विरोध करते हैं, पुलिस ने हमारा साथ ना दिया। तो ये एक नेता को अपना जनाधार, लेकिन चर्चा। अच्छा नवीद भाई बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ दूं, क्या वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं? क्योंकि वो सरकार में है, उनको सरकार के मुखिया को पत्र लिखना चाहिए कि भाई ये पुलिस नहीं सुन रही है। तो वो जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम प्रधानमंत्री की मां की गाली की माफी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस हम ही को किनारे कर दे रही, और वो पत्र लिख रहे हैं भूपेंद्र चौधरी को, सरकार के मुखिया को नहीं। जी, पहली चीज तो ये कि उन्होंने इस बात को एक बार दोहराया। नवीद भाई एक ब्रेक का दबाव डाल रहे हैं बार बार हमारे ऊपर, हमारे साथी कह रहे हैं ब्रेक लो, ले लिया। वो हजारों और कई, मतलब आपने देखा होगा इधर कई समीक्षाएं भी आई हैं कि सोशल मीडिया पे वो मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ के जा रही है। मिलियंस में अंतर है, बहुत लंबा तो अंतर है। फिर वो समझने में जब तक ये समझेंगे, और मुख्य धारा के मीडिया को राहुल गांधी खुद ट्रोल करते हैं, उसको खुद दौड़ाते हैं। वो वही कह रहे हैं कि अगर इसको समझने में, आपस के अंदरूनी मामले को समझने में भारतीय जनता पार्टी देर करेगी तो फिर आगे आने वाले भविष्य में उनको सत्ता हाथ से जाती दिखनी जरूर चाहिए। ठीक बात है। हम लोग रायबरेली बनारस को लपेटते हुए अब इस चर्चा के जो अंतिम दौर में, चर्चा को खत्म होने में बस कुछ ही मिनट हैं, 2-3-4 मिनट, यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि नवीद भाई, गौरव जी कह रहे हैं कि रायता फैल चुका है, शुद्ध भाषा में ये कहिए, और ये रायता समेटेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। जी अनम्यूट करिए नवेद भाई। गौरव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं समझता हूं इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि पार्टी हमेशा, सरकार हमेशा अपनों से ही कमजोर होती है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस का जब वर्चस्व हुआ करता था दशकों, लेकिन कांग्रेस अगर कमजोर हुई, कांग्रेस बिखरी, तो अपनों से ही, आपसी टकराव से ही कमजोर हुई।
समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार थी, लोग कह रहे थे बहुत विकास किया है, ऐसा विकास तो किसी ने किया नहीं और बहुत अच्छी छवि के एमवाई से भी बाहर हो गए, सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन ऐसा घर का झगड़ा हुआ कि बुरी तरह से हार गए, उसके बाद उबर नहीं पाए। इसी तरह से हर पार्टी में हुआ है और आज की स्थिति में यही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हो रहा है। अगर भाजपा हारेगी, आपसी झगड़ा बहुत स्वीकार करते हैं कि जब परिवार बड़ा होता है तो थोड़ा बहुत झगड़ा होना तो स्वाभाविक है और उसको संभाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला नहीं है। हम एक छोटी सी बात है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार लेके आए, उनका एनडीए कुनबा है, लेकिन योगी के इतने नंबर्स भाजपा के लाए हैं कि एनडीए के सारे साथी भाग जाए, समर्थन वापस ले ले, तब भी बहुत मजबूती से योगी की सरकार चलेगी। इतनी मजबूत है योगी के चेहरे पर दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हुई है, लेकिन तब भी खटपट हो रही है, तब भी सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं। अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के अफसर कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर रहे हैं। संजय निषाद तो खुल के सामने आ गए हैं। इस तरह और सहयोगी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब यहां तक कि प्रताप, मतलब जिनकी बात आप कर रहे हो रायबरेली की, उनको तो कहते हैं कि भाई वो तो सहजाति भी हैं, तब भी वो विरोध कर रहे हैं। यानी बिखराव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, टकराव अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये मोदी के दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? नरेंद्र मोदी तो अपने बूते पे सरकार नहीं बना पाए, भारतीय जनता पार्टी के तो इतने नंबर्स नहीं ला पाए जितने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दिया है। वहां तो बैसाखियों वाली सरकार है, वहां क्यों नहीं कोई दबाव बना रहा है? इसका मतलब कोई घर का बेटी है जो कहा जाता है कि दिल्ली से यहां पर माहौल बिगाड़ने की सुपारी दी जाती है। अगर खुल के कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ की मजबूत सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए कोई दिल्ली की ताकत है जो अच्छा, वो देश में एकमात्र वही नेता है नवीन भाई, देश में एकमात्र वही नेता जो बचे हैं, ताकतवर नेता। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं भाजपा विरोधी, वो कहते हैं भाई जो उनके सहयोगी दल हैं वो आज ब्लैकमेल करें, कल ब्लैकमेल करें, सरकार गिर सकती है, नंबर्स कम हो सकते हैं। लेकिन जरा सा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि दिल्ली की सरकार को हिलाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उसको सताने के लिए, उनको सहयोगियों को भड़काने के लिए कोई दूसरी ताकत नहीं है। लेकिन योगी सरकार को परेशान करने के लिए कोई दूसरी ताकत है। ये बड़ा मुद्दा है और नवेद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा है। और जैसा अभी गौरव जी ने कहा कि इसमें कांग्रेस का भी फायदा हो रहा है। विजय जी, गौरव जी ने कहा कि भाई ये जो आपस में लड़के आपकी भी टीआरपी बढ़ा रहे हैं लोग, भाजपाई, धन्यवाद करो इनका, भाजपाइयों का। देखिए क्या है कि भाजपा की सरकार में काम तो कोई हो नहीं रहा। अरे धन्यवाद करो, वो कह रहे टीआरपी कांग्रेस की बढ़ा दे रहे हैं। अखिलेश जी टेंशन में आ जाएंगे आपकी टीआरपी बढ़ेगी तो। जो इनका नारा था ना कि सबके साथ सबका विकास, तो विकास का काम तो कोई हो नहीं रहा। अब ये जो अभी कहा ना गौरव भाई ने कि ये प्रदेश और देश दोनों में जो खटपट है, दोनों में उन्होंने अपुष्ट कहा, कोई प्रमाणिक नहीं है। लेकिन आज सरकार का एक मंत्री, सरकार का एक विधायक, जुड़ा विधायक जब इस तरह की बात कर रहा है, अपने नंबर बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, तो हम तो कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश में आम आदमी की बात कर रहे हैं, नौजवान। अच्छा, ये मानते हो कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाले आपकी भी टीआरपी बढ़ा रहे हैं? ये तो बताओ विजय जी। अभी गौरव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपसे भिड़ के उत्तर प्रदेश में आपकी भी टीआरपी बढ़ा रही है। नहीं, टीआरपी बढ़ाने की बात नहीं। देखो क्या है, उनका तो अब जनाजा उठने वाला है। जो हालात है, जो परिस्थिति है, चुनाव होंगे, उनका जनाजा उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम नहीं, इनके ही लोग एक दूसरे का जनाजा उठाने में ये कंधाई देंगे। कठोर शब्द है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करा करिए भाई। नहीं, ये यही स्थिति है ही है। सवाल इस बात से कि भाई आपको इतना अपार बहुमत मिला था कि आप विकास करेंगे, किसान की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, आपने कोई काम नहीं किया।
आपके पास आप जब कोई मामला आता है, चुनाव आता है, तो भावनात्मक कोई भाव को बढ़ा देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगते हैं, कभी माँ की बात करने लगते हैं। अपनी बातें उनको याद नहीं रहती कि आपने क्या कहा, इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आपने हमारी नेता के प्रति क्या क्या शब्दावली इस्तेमाल की, उस पर उनको याद तो नहीं विजय जी, है। इसका मतलब ये तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दी जाए आपसे मंच से, इसका क्या मतलब? इसको जस्टिफाई तो नहीं किया सकता ना? नहीं, जैसे नहीं, ये जस्टिफाई नहीं किया सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते भाई नेहरू जी ऐसा कर गए थे, तो नेहरू जी के नाम पर कब तक आप सरकार चलाते रहेंगे? आप इतने दिन आप चला चुके भाई। ये क्या है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे जो आदर्श है, नेहरू की तुलना अगर ये लोग उनको कर रहे हैं तो बेकार बात है। जिस देश में आज जो हिंदुस्तान है, आज नेहरू की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास 40 सेकंड है विजय जी, आपकी बात आ गई, 40 सेकंड का वक्त है मेरे पास। राहुल निर्मल, जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता है, जैसे थोड़ा सा कांग्रेस चर्चा में आती है, तो आपकी पार्टी, आपके नेताओं में कहीं संदेश तो नहीं जाता है कि नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों को? कहीं लगता हो कि यार ये इनका तो कोई वजूद था नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी बार बार उत्तर प्रदेश में आके सारी सुर्खियां लूट लेते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवाओं के धड़कन है माननीय अखिलेश यादव, उसी तरीके से राहुल गांधी पूरे देश में अपने युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं, तभी कुचले वंचित लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी आवाजों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों की एक आस बन के अखिलेश यादव जी हैं कि 22 में जो चीजें नहीं हो पाई वो 27 में जरूर हम लोग पूरा करेंगे और उन सत्ता में आके उन लोगों के ख्वाबों को पूरा करने का काम करेंगे। और रही टीआरपी की बात, तो टीआरपी में तो बीजेपी आगे है, इसमें कोई निश्चित तौर पे आपको भी पता है किस तरीके से वो अपने आप को भुनाने के लिए किसी भी पत्थर गिर सकती है सरकार। और चर्चा में कांग्रेस को वो ले आते हैं लड़ाई झगड़ा करके, कांग्रेस चर्चा में आ जाती है, राहुल गांधी चर्चा में आ जाते हैं, खूब मजबूरी हो जाती है मुख्य धारा के मीडिया के राहुल गांधी को दिखाना। चर्चे में तो इनके नेता आ जाते हैं, कभी सांसद विधायक को मारता है, विधायक सांसदों को चप्पलों से मारते हैं, जूतों से मारते हैं, आपने तो कई बार देखा होगा। अरे परिवार बड़ा होता है तो होता मारकूट भाई, बड़े परिवार मारकूट होती है, चलता रहता है। अच्छा, चलता रहता है। अरे आप लोगों के मंच पे भी मारकूट हुई है, भूल क्यों जा रहे हैं? अब लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर मेरे पास उतना वक्त नहीं है। आप लोगों के आपके बड़े नेता मंच पर लड़े हैं, छीना झपटी की, बवाल किया है, फिर वो छोड़ दीजिए उसको। जी दुर्गेन जी नहीं, आज साथ में भी हैं। गौरव जी बताइए, बोलिए। ये चर्चा जो अंतिम चरण में है जी, आपने इस चर्चा को केंद्रित किया कल के घटनाक्रम पर जी, और आज का ये जो नया घटनाक्रम है, भले वो देश में चर्चा पाए ना पाए, जिले में चर्चे में है जी, कि आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने सड़क पर उतरकर धरना देके राहुल गांधी का विरोध किया, उनके सुपुत्र, ब्लॉक प्रमुख सुपुत्र जो है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए फोटो शेयर की है और कहा है कि राजनीतिक शिष्टाचार है ये चर्चा जिले में ज्यादा है, क्योंकि आपने अभी ये कोई कह रहा था हमसे इस कार्यक्रम में हमारे तो कोई कह रहा था, तो हमने कहा इसका समापन हाँ। इस फोटो के साथ करें। आज ये फोटो ज्यादा सोशल मीडिया पे जो वायरल उन्होंने खुद की है, उनके बेटे ने, पीयूष प्रताप सिंह ने, वो फोटो और कुछ ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। इसको नवेद भाई समाप्त करेंगे। ये शिष्टाचार पर क्या कहेंगे नवेद भाई? अंतिम टिप्पणी। गौरव जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में शामिल कर दी। जी नहीं, यहाँ पर तो शिष्टाचार का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि उनका मुद्दा तो था कि माँ के सम्मान का था, माँ का अपमान किया गया। वो तो यही मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी के मंच पर अगर माँ का अपमान हुआ, माँ को गाली दी गई, तो उसके जिम्मेदार राहुल गांधी, और हम प्रोटेस्ट करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम इधर से गुजरेंगे अगर ये, तो हमारे सारे साथी इस बात का विरोध करेंगे। ऐसी स्थिति में शिष्टाचार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तो ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मामला हो गया, बड़ा हौच-पौच हो गया। उनकी सारी मेहनत जो है उनके बेटे ने, इसका मतलब कहीं ना कहीं धराशायी कर दी, और उसके वो खुद जिम्मेदार है। ये सारा मजा या कोई रास्ता वो, या कोई भविष्य का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि बेटा भविष्य है, दिनेश सिंह वर्तमान है, बेटा भविष्य है, कोई रास्ता तो नहीं है इसमें तलाश रहे हैं वो। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन ये दो चीजें नहीं हो सकती एक साथ। ये नहीं हो सकता कि हम मतलब
शराब भी बेचें और शराब की लत छुड़ाने की दवाएं भी बेचें, साथ में तो नहीं हो सकती थी। इनको फिलहाल अगर अपने बच्चे का भविष्य देखना था तो थोड़ा साइडलाइन हो जाते, इस मुद्दे पे नहीं आते, और अगर अपना भविष्य देखना है तो कम से कम बच्चे के फिलहाल अपने बेटे के बारे में। बहुत शुक्रिया नवेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, विजय जी और राहुल निर्मल, सभी का बहुत धन्यवाद। अभी नवेद भाई ने कहा कि भाई दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, कि शराब बंदी भी करें और बेचें भी। ये बड़ा दिलचस्प बात कही। और मैं एक और दिलचस्प बात दर्शकों को बताऊं कि जो डिपार्टमेंट शराब की कंट्रोलिंग करता है, आबकारी विभाग, उसी के पास मद्य निषेध की भी जिम्मेदारी होती है। तो ये व्यवस्था है, ये चलती है। लेकिन जो समाप्त हुआ इस कार्यक्रम का जो अंतिम सोपान था कि 2 दिन से पिताजी मेहनत कर रहे थे और बेटे ने हाथ में लाके उसको बराबर कर दिया। एक तो ये जिले स्तर का मसला है। दूसरा, क्या ये पूरा जो SIR है, वोट चोरी है, ये क्या रायता फैल गया है और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम असर करेगा, कुछ दिखेगा? और भारतीय जनता पार्टी में जो इनके अंदर मंत्री, विधायक ये जो रायता फैला रहे हैं, इसको भी संभालना बहुत मुश्किल काम है। देखना होगा नेतृत्व को। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।